रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दिव्यांशु हैंड्स डाउन कर दो। सबको वही सारी मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। आज हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओपेक मीडियम में होता है, ओपेक बाउंड्री होती है तब होता है। रिफ्लेक्शन होता है कौन से मीडियम में, मैंने आपको बताया था, ट्रांसपेरेंट मीडियम पढ़ाया था। ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। सो टॉपिक लिखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे लाइट हमारे अर्थ की सरफेस, ये अर्थ है मान लो, ठीक है, और ये सन है ना। और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यस सर। ये अर्थ है, ये सन है ना। सो लाइट रे आती है सन से, ठीक है। तो ये स्पेस में वैक्यूम होता है, वहां पे भी ट्रेवल करती है ना। यस सर। वैक्यूम होता है वहां पे भी ट्रेवल करती है, करती है कि नहीं Yes, sir. करती? हाँ ठीक सर है। करती है। क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबको ध्यान है क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? यस ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं जिसको होती है। मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हाँ, होती है। हाँ, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, मीडियम में भी कर सकती है, वैक्यूम में भी कर सकती है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया? यस सर। अब जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक नहीं होता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर देगा लाइट को। हाँ, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, एयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे क्लाउड्स होते हैं। Yes, वो sir. जरूर लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी लाइट को रोक देंगे। ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं, No, sir. पार्टिकल्स होते हैं जो ओपेक होते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब स्कैटर करते हैं, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्शन का नया वर्ड स्कैटर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसी में कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, क्लाउड का कलर व्हाइट क्यों होता है। समझ में आया? ठीक है। यस सर। थोड़ा बहुत अभी बता देता हूँ। ये जो एटमॉस्फेयर में, जो स्काई में जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, वो मोस्टली ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। कौन से कलर को? ब्लू कलर को। ब्लू। अब ब्लू को Blue क्यों color. करते हैं वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक से शुरू करेंगे। क्लाउड का कलर व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि वो जनरली सारे कलर रिफ्लेक्ट क्योंकि करते हैं। सर वो सब, हाँ, सारे कलर 7 के 7 टोटल 7 कलर्स होते हैं लाइट में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यस सर। यस तो सर। जो पार्टिकल, जैसे पीछे सरफेस वॉल है, मेरी शर्ट व्हाइट है, ये सब सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो पार्टिकल सारे कलर रिफ्लेक्ट करते हैं वो व्हाइट दिखते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर कोई ब्लू कर रहा है मतलब वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लू दिख रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। सो जैसे ये लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें आर पार हमें दिखता है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में। यस सर। यस सर। तो इसमें Yes, लाइट sir. एंटर कर लेगी, ओपेक नहीं है। समझ में आया? तो इस बट क्या होगा इस लाइट के साथ, ये थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, बैंड हो जाएगी। Bend. समझ में आएगा? बेंड हो जाएगी यहाँ से, यस ऐसे सर। बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड हो जाएगी ये? क्योंकि जैसे ही लाइट की स्पीड चेंज होती है, लाइट की स्पीड जैसे ही चेंज होती है, अपना पाथ भी चेंज हो जाता है उसका। समझ में आया? अब लाइट Yes, की sir. स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। देखो वैक्यूम में, ये पूरा रीजन वैक्यूम था, इसमें लाइट की स्पीड फास्टेस्ट होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैक्यूम। यस सर। इसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर बहुत ज्यादा सेकंड। फास्ट होती है इसमें। जैसे एयर में जाती है तो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे शिखर रुक जाओ, पहले सुन लो कहानी, सुनो फिर बाद में लिखो आराम से, ठीक है। तो जैसे लाइट ने मीडियम चेंज किया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई,
उसकी स्पीड कम, वैक्यूम और एयर का स्पीड ऑफ लाइट। यस, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए बेंडिंग भी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बेंडिंग होती है लाइट की, है ना। सो यस सर। नियरली होती है 2.99 समथिंग कुछ होती है इंटू 10⁻8। उसको हम कैलकुलेशन के लिए 3 ले लेते हैं। समझ में आया क्या? 3 इंटू 10⁻8 ही ले लेते हैं। तो कहानी जिनने नहीं सुनी सुन लो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू हुआ है, तो बिल्कुल बेसिक से हम बात करें, जैसे सन से रेज ऑफ लाइट आती है तो वैक्यूम में एकदम फास्ट चलती है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, मीडियम के बिना भी। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Yes, यहाँ sir. से कहानी शुरू की है मैंने एकदम बेसिक से, ठीक है। उसके बाद जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। अगर कोई बॉडी ओपेक है तो वो लाइट को आने नहीं देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। बट अर्थ का एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो लाइट को आने देगा अंदर। बट जैसे लाइट अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी, उसकी स्पीड धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो जाएगी। समझ में आया? यस सर, यस उस वजह से उसका पाथ का डायरेक्शन चेंज हो जाती है हल्की सी। इसी को मैं आगे बताऊंगा, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, कि जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। चलो सही है। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया Yes, क्या? sir. यस सर। हाँ, ठीक है। सो इधर तो एयर आ गया, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अच्छा, इसको हम सी बोलते हैं। अब से याद रखना, जब भी मैं सी बोलूं, सी का मतलब होता है 3 इंटू 10⁻8 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझ में आया? यस सर। Yes. एयर और वैक्यूम में स्पीड लगभग ही सेम होता है, तो सर हम एयर की स्पीड को भी सी से ऐसे मेंशन कर सकते हैं। यस, कर सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलो या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलो, बात एक ही। समझ में आया? मैं लिख Yes, देता हूँ, sir. चलो यहाँ पे। हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे हम सी बोलते हैं, वो होता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एंड तुम्हारे इसमें रिकॉर्डिंग शो हो रहा है ना? Yes, sir. यस सर, श्योर है। हाँ sir. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। अभी मैं इसको वी एयर लिख रहा हूँ। ये एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट डेसिमल में क्या है वो मुझे भी आती, नियरली इतनी होती। समझ में आया क्या? यस सर। इसको हम नियरली 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, मतलब इसको भी सी बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? Yes, यस sir. सर। एक बात हमने और क्या सीखी, वेन एवर लाइट चेंजेस, इस एग्जाम्पल से हमने सीखी ना, वेन एवर लाइट चेंजेस मीडियम, इट्स स्पीड ऑल्सो चेंज, क्योंकि एयर में कम होगी। देखो, समझ में आया क्या? यस सर। Yes. लिखो यहाँ तक, है ना। एक लाइन और लिख लो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक वेव होती है, कौन से वाले टाइप की होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। विच कैन यस सर। which can travel in vacuum also. हाँ. So रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो ये एयर मीडियम में एक लाइट आ रही है, है ना। तो नीचे वाला ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मान लो ग्लास है, और ये एयर है। तो एयर में तो स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, है ना। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल यस सर। ड्रॉ करूं, ग्लास में स्पीड कम हो जाती है बहुत। तो ये इसके ओरिजिनल पाथ पर ना जाके, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये वाला है। समझ में आया क्या? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाती है। इसमें स्पीड क्या होती है इसकी? 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। जब भी स्पीड कम होती है ना, तो लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। किधर बेंड होती है? Towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्थ। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया क्या? यस सर। ये मीडियम कैसा होता है?
ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ग्लास आपने देखा ही है, ट्रांसपेरेंट Yes. होता है ना। बट अगर इसकी जगह कोई दूसरा मीडियम, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक बार और कंपेयर करने के लिए मैं बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था? ओपेक मीडियम होता था। कौन सा मीडियम होता था? ओपेक मीडियम। तो अगर कोई रे आई ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाती थी, उस मीडियम में आ ही नहीं पाती थी, है ना। यहाँ पे I इक्वल टू R होता था। इस केस में I और R इक्वल नहीं होता। यहाँ पे R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या? यस सर। तो इससे इसको कंपेयर मत करना कि ये R अलग है और ये R अलग है। इसमें R बोलते हैं रिफ्लेक्शन, बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसमें रिफ्रैक्शन में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। इस वाले में स्पीड, रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज होती है क्या? यस सर। रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज होती है क्या? अरे नहीं सर, रिफ्लेक्शन में, Yes, sir. रिफ्लेक्शन में नहीं होती है सर। रिफ्लेक्शन में नहीं होती है सर। रिफ्लेक्शन में नहीं नहीं होती है। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन में अरे, होती है। इसमें तो रिफ्लेक्शन ये में इसमें तो ये 3 इंटू एयर में था, एयर में आ गया, तो स्पीड तो वही यस रहेगी सर। ना। नो चेंज होगा उसमें। समझ में आया? यस सर। हाँ, आया समझ में? यस सर। इसमें चेंज होगी, देखो इसमें ये पहले ये थी और बाद हाँ में ये सर। हो गई। आया समझ में? इसमें Yes, sir. I इक्वल टू आर होता है, इसमें I इक्वल टू आर नहीं होता। इसमें एक केस में होता है, मैं बाद में बताऊंगा किस में होता है I इक्वल टू आर। समझ में आया? यस सर। तो ये डिफरेंस है, सिंपल सिंपल, ठीक है। आया जी समझ सर। में? यस सर। सो हाँ अब ये सर, पॉइंट्स लिख हाँ लेते सर। हैं, ये कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। व्हेन, देखो, जब तक लाइट एक ही मीडियम में चलती रहेगी तब तक सीधे सीधे चलेगी। समझ में आया क्या? अरे रुक जाओ, अभी 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 रुको। जैसे इधर इसमें चल रही थी ना, सीधे सीधे चल रही थी, फिर इस मीडियम में आ गई, तो जब तक लाइट एक ही मीडियम में Yes, sir. चलती है, मीडियम चेंज नहीं करती, तब तक उसका पाथ वही रहता है। चाहे एयर में चल रही तो उसी डायरेक्शन में रहता चलेगी, ग्लास में चल रही तो अब जब तक ये ग्लास खत्म नहीं हो जाता, इसमें ये ग्लास है ना पूरा, तब तक ये ऐसे ही जाएगी। यस सर। जब तक, अगर यहाँ ग्लास नहीं होता, एयर होता, तो ये ऐसे आती, ग्लास की वजह से ऐसे हो गई। तो बाउंड डायरेक्शन हमेशा बाउंड्री पे चेंज होती है, उसी मीडियम में हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, क्योंकि उसकी स्पीड जब तक चेंज नहीं होगी तब तक डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। बोलो, क्लियर हो रहा है क्या सब? यस सर। यस सर। समझ में आया? यस Yes. सर। तो लिख लेते हैं सारी बातें। When light travels in the same homogeneous का मतलब पता है ना? Yes. एक जिसका कंपोजिशन सेम हो हर जगह। समझ Yes, में आया sir. कि जैसे Yes, प्योर sir. ग्लास, प्योर वाटर, एयर, ठीक है, ये सब होमोजीनियस मीडियम होते हैं। होमोजीनियस मीडियम, it travels along a straight path। इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइट ऑलवेज ट्रेवल Rectilinear propagation of स्ट्रेट light. पाथ। यस, समझ में आया? यस सर। However, ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें हैं, इसलिए स्टार लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे, इनसे कंसेप्ट बनेगा आपका। However, when it passes from one transparent medium to another, it changes डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ। जो मैंने बोला वही लिखा था। समझ में आ गया कि फिर से समझाऊं? Yes. सर समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? Yes. सर। सो इसी बात को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बात मतलब फिनोमिनन। यस सर। The phenomenon of bending of light when it passes from one
transparent medium to another transparent medium is called reflection of light. ये definition है, समझ में आया क्या? Yes sir. लिख लेते हैं. The phenomena of the change in the path of the light as it passes from transparent medium to another is called refraction of light. समझ में आया? Yes sir. Is called refraction of light. ठीक है? Yes sir. फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार. The phenomena of the change in the path of the light. लाइट के पाथ के चेंज होने के फिनोमिनन को when it passes from one transparent medium to another is called reflection of light. समझ में आया? अब Yes, ऐसा sir. क्यों होता है? Because of the change in the speed of light. Change of समझ speed. में आया? Yes sir. लिखो यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes sir. हाँ, ये भी लिख लेते हैं कि पाथ क्यों डेविएट होता है लाइट का. ठीक है, क्यों चेंज होता है? सो पाथ ऑफ light changes because of change in speed of light when it enters in another medium. समझ में आया क्या? Yes. ठीक है. अब बेसिकली दो मीडियम्स को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड ऑफ लाइट, है ना. जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर स्पीड कम हो जाती है तो जिसमें स्पीड कम होती है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर, और जिसमें स्पीड ज्यादा होती है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम. समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes sir. ठीक है. हमेशा हम रेयर और डेंसर किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि मीडियम रेयर है. यूं भी बोलना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में. समझ में आया? ठीक है. Yes. जैसे वाटर एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है और ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयर है. इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट एयर से तो कम है और ग्लास से ज्यादा है. समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? सो केस फर्स्ट देखते हैं. व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर. अगर लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा? रेयर से डेंसर जा रही है तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? मुझे बताओ. कम होगी. Sir, कम होगी हाँ? speed. स्पीड कम होगी. स्पीड कम हो कम होगी. जाएगी. ठीक है. जैसे रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, स्पीड कम हो जाएगी, है ना. Yes sir. स्पीड डिक्रीजेस. स्पीड कम होते ही किधर बेंड होगी मुझे बताओ. Sir, speed कम होगी तो towards the normal bend नॉर्मल होगी. की तरह. Towards the normal. यस, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. समझ में आया? Yes sir. अब इसका ओरिजिनल पाथ भी बना देते हैं. ये इसका ओरिजिनल पाथ है, बट ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. कितना बेंड होगी वो डिपेंड करेगा मीडियम कितना डेंसर है. समझ Yes, में sir. आया? Yes sir. सो इस एंगल को बोलते हैं आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल है. समझ में आया? सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम Yes sir. रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्या लिखूंगा मैं? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. Normal. अच्छा, कितना बेंड हुई या कितना एंगल ऑफ डेविएशन, कितना बेंड हुई या कितना एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे?
कितना बेंड हुई है, इसको ये जा इस रास्ते रही थी, अब इस पे जाने लग गई, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। यस सर। इसको बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। इस केस में कितना होगा ये निकालते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल आई के इक्वल है, जितना ये एंगल है, यस देखो सर। ये लाइन और ये नॉर्मल के बीच में एंगल है, वही ये लाइन आगे भी जा रही है और ये नॉर्मल आगे भी जा रहा है, तो यही एंगल सेम होगा दोनों तरफ, होगा कि Yes, नहीं sir. होगा। तो ये एंगल R प्लस डेल्टा के इक्वल है, ये पूरा एंगल ध्यान से देखो तो इस R और इस डेल्टा के इक्वल है ना, ये पूरा एंगल, समझ में आया। यस सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, R प्लस डेल्टा इक्वल टू I, तो डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, वो कितना होगा I माइनस R, आई माइनस आर। समझ में आया। यस सर। हाँ सर। ठीक है, एक और बार समझा सकते हैं? यस एक बार क्या, तुम जितनी बार बोलोगे जब तक समझ में नहीं आएगा। देखो इधर, ये मान लो ये एंगल 60 डिग्री है और ये 30 है, तो ये बचा वाला कितना होगा, 30 होगा ना। यस सर। समझ में आया। तो वो Yes, sir. 30 तो एंगल ऑफ डेविएशन आपने कैसे निकाला, 60 माइनस 30 करके, 60 माइनस 30 करके। यस सर। समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ, तो I माइनस R, 60 माइनस 30 30 आ जाएगा। मान लो I 60 है और R 45 है, मतलब 15 डिग्री बेंड हुई होगी रे, तभी तो 45 हो गया एंगल वो, यस सर। वरना तो 60 पे जाती। समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ, सर। ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब केस 2, when light travel from denser to rarer, स्पीड तो बढ़ेगा। स्पीड के साथ क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा सर। स्पीड बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीजेस। जैसे Yes, sir. ग्लास से लाइट रे फिर एयर में आ जाए तो स्पीड बढ़ती है उसकी, समझ में आया यस क्या। सर। यस सर। ठीक है। सर। सो ये एक मीडियम है, इसमें लाइट रे आ रही है ऐसे, ये डेंसर मीडियम है और इसके नीचे रेयर मीडियम, ये लाइट रे आ रही है, ये नॉर्मल है। इसका ओरिजिनल डायरेक्शन बना लेते हैं। यस। ये ओरिजिनल डायरेक्शन, समझ में आया। यस सर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुझे बताओ स्पीड बढ़ती है, मतलब स्पीड बढ़ना बोलो या डेंसर से रेयर जाना बोलो, लाइट किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम। जब भी स्पीड बढ़ती है ना तो लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करना है, समझ में आया क्या। यस सर। यस। तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। कितना अवे बेंड होगी वो डिपेंड करेगा कि स्पीड कितनी बढ़ रही है, यस वो सर। डिपेंड करेगा कि ये मीडियम कितना डेंसर है और ये कितना है। अगर ये मान लो बहुत ज्यादा डेंसर और ये बहुत रेयर है तो बहुत ज्यादा बेंड होगी, समझ में आया क्या। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा बोलेंगे, ये एंगल बिटवीन, ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। यस सर। तो ये वाला एंगल होगा यस एंगल सर। ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आया क्या। और Yes, एंगल ऑफ sir. डेविएशन कौन सा हाँ, होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इस बार होगा ये वाला, यस सर। समझ में आया क्या। हाँ यस सर। आया समझ में। अब देखो मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 45 डिग्री, तो डेविएशन कितने का हुआ। Sir, can you repeat? देखो ये एंगल, अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा ना, Yes, sir. समझ में आया क्या। तो Yes. आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आर बनेगा इस बार, Yes. यस सर।
आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आर, तो डेल्टा क्या बनेगा इस बार? आर माइनस आई, क्योंकि आर आई माइनस बड़ा है। आई। तो आप तो याद रखो जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा वाला माइनस करना है। समझ में आया क्या? यस सर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 है तो डेविएशन कितने का हुआ? 15 का हुआ ना? 15 डिग्री सेल्सियस, फिर सॉरी 15 डिग्री। यस सर। समझ में आया? लिखो यहाँ तक। So when light rays goes from denser to rarer, it bends टुवर्ड्स द नॉर्मल। away from normal. हाँ सॉरी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ सॉरी। Yes, sir. लिख दिया। अब लास्ट हाँ, केस सर। देखो, एक और केस, केस 3। नॉर्मल इंसिडेंस। इसमें मीडियम को किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लाइट रे जैसे नॉर्मल है, ऐसे आई इस मीडियम की, ठीक है, तो वो अनडेविएटेड सीधी की सीधी चली जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता इस केस में। समझ में आया क्या? मतलब इस केस में आई इक्वल टू भी 0 होगा, आर इक्वल टू भी 0 होगा और एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 होगा। समझ में आया क्या? कोई मैटर नहीं करता ये डेंसर है या रेयर है या दोनों sir. सेम मीडियम है, क्या है, सीधी है। नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो सीधी की सीधी जाएगी, किधर भी बेंड नहीं होगी। समझ में आया क्या? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? ये एक्सेप्शन है एक तरह से। इसको नॉर्मल इंसिडेंस इज द केस ऑफ एक्सेप्शन। समझ में आया क्या? यस ठीक है। सर। हाँ, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब इसका सिंबल किसी बुक में एन लिखा होगा, किसी में म्यू लिखा होगा। हम भी कभी कभी एन यूज कर लेंगे, कभी म्यू कर लेंगे। ठीक है। ये म्यू म्यू ऐसे लिखते हैं। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं म्यू। यस सर। ठीक है। सो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? और बेसिकली अभी हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक और होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बेसिकली एक नंबर है जो हर मीडियम को हमने दिया हुआ है। ये नंबर या ये इंडेक्स आपको ये बताता है कि कोई भी मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है। समझ में आया क्या? Yes. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम का, वो उतना ही डेंसर होगा। और डेंसर होने का मीनिंग आपको पता है, उसमें स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? स्पीड कम होगी। स्पीड समझ कम में आया? होगी। यस सर। तो मुझे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम या स्पीड ज्यादा? सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। मतलब इनवर्स रिलेशन है दोनों का। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। Yes. सर एक तो बार और बेसिक बोलो, समझ में नहीं। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है आपको कि कोई भी मीडियम कितना डेंसर है। जितना ज्यादा है किसी मीडियम का नंबर होगा, किसी का 1.5 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 1.3 होता है। समझ में आया? तो 1.3 और 1.5 में देखोगे तो 1.5 वाला ज्यादा डेंसर है, 1.3 वाला 1.5 के कंपेयर में रेयर है। समझ में आया क्या? यस सर। तो मुझे बताओ 1.3 वाले में स्पीड ज्यादा है या 1.5 वाले में स्पीड ज्यादा है? सर 1.3 वाले में। यस। जो रेयरर होता है उसमें स्पीड ज्यादा होती है। तो रेयरर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। समझ में आया? यस सर। अभी 1.5 या 1.3 कैसे आता है ना? मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग ये होता है कि ये एक फैक्टर होता है बाय विच स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन एनी मीडियम।
इट इज ए फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन एनी मीडियम। समझ में आया? यस सर। जैसे मान लो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, कितना है 2, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी c/2। c क्या होता है पता है ना सबको? यस सर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। हाँ, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी c/2, मतलब हाफ हो जाएगी। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 3 है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी c/3। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी c/1.5। समझ में आया क्या? यस सर। डाउट हो तो पूछो, वरना मैं लिखवा देता हूँ ये बात। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। so the factor by which speed of light decreases in a medium compared to, किससे कंपेयर करके हम डिक्रीज होना बता रहे हैं? एयर या वैक्यूम। समझ में आया? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है 2, ठीक है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी c/2, मतलब कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸/2, मतलब हो जाएगी 1.5 × 10⁸8। समझ में आया क्या? Yes. यस सर। जैसे मान लो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, ये v है उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट, c/1.5। समझ में आया? मतलब 3 Yes, × 10⁸8/1.5 होता है 3/2। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? Yes. आया समझ में? यस जैसे सर। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो यहाँ तक लिखो, इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। देखो, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू c/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे बोला है ना मैंने? यस सर। रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। समझ में आया क्या? यस सर। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनाऊं तो 2 इधर ले जाऊं तो स्पीड ऑफ लाइट नीचे आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बोलो ये Medium. फॉर्मूला समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. आया समझ में? यस सर। तो इसको सर, कैसे तो define- ये एब्सोल्यूट Yes. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ना? यस, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? Absolutely. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो किसी भी, ये फॉर्मूला ही याद रखना है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, इज द रेशियो, क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आया? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे। समझ में आया? यस सर। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर to speed of light in that medium। समझ में आया? उस बेसिस पे फॉर्मूला क्या Yes, sir. बनेगा? n is equal to c/v। लिखो यहाँ तक। यस सर, डन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, समझ लो, क्योंकि इसी पर अब आगे का चैप्टर डिपेंड है पूरा। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है मीडियम
में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी कंपेयर टू दूसरे मीडियम या कम होगी, कितना डेंसर होगा, है ना। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। समझ Yes, में sir. आया? हाँ, so it is the ratio Yes, of sir. speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. आया समझ में? So Yes, n sir. is inversely proportional to v. देखो c तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट है, हम Yes, sir. सभी मीडियम में एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। एब्सोल्यूट Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये तो हर सभी के लिए सेम रहेगा। मीडियम Yes, sir. चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी बस। तो c कांस्टेंट है, समझ में आया? Yes, sir. c कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ये बोल सकता हूँ मैं। Yes, sir. क्यों? अगर आपने ऐसा मीडियम लिया जिसमें v ज्यादा है तो उसका n कम होगा, या फिर v कम है तो उसका n ज्यादा होगा। समझ में Yes, आया? sir. क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ये, ऐसा। Yes, sir. और डेफिनेशन भी यही है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड उसी फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। समझ में आया? मीन्स सर जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा मतलब उतना कम स्पीड, तो सिमिलरली Yes. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम स्पीड। यस, समझ में आया? यस सर। ठीक, तो इस पे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिख लिया सबने यहाँ तक? यस सर, लिख लिया। हाँ सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। Thank you, बाय sir. बाय सर। Thank you, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट। Right, sir.